नमस्कार भारत। परिसीमन 2026 क्या बदल जाएगा भारत की राजनीति का नक्शा? उत्तर बनाम दक्षिण, किसे मिलेगी ज़्यादा लोकसभा सीटें? कल्पना कीजिए, भारत की लोकसभा में आज 543 निर्वाचित सीटें हैं, लेकिन अगर आने वाले परिसीमन के बाद संसद का आकार बहुत बड़ा हो गया, अगर कुछ राज्यों की सीटें तेज़ी से बढ़ गईं और कुछ राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कुछ कम हो गई, तो क्या भारत की राजनीति का पूरा शक्ति संतुलन बदल जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों की ताकत बढ़ जाएगी? क्या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की, उन्हें अब राजनीतिक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? यही है भारत का आगामी डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का सबसे बड़ा विवाद। इस वीडियो में हम समझेंगे परिसीमन क्या है, लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ सकती हैं, किन राज्यों को फ़ायदा हो सकता है और किन राज्यों को नुकसान। उत्तर दक्षिण विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? आखिर परिसीमन है क्या? सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण। इसका मूल उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच उचित संतुलन रहे। भारत में पहले 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई। बाद में 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस रोक को 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक बढ़ाया गया। यही कारण है कि आज भारत की लोकसभा में कई राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। 50 साल पुराना सवाल आखिर फिर क्यों उठा? भारत में जनसंख्या का भौगोलिक वितरण पिछले 50 वर्षों में काफ़ी बदल चुका है। कुछ राज्यों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के कारण अपनी जनसंख्या वृद्धि को काफ़ी नियंत्रित किया। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आज की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए? लोकतांत्रिक सिद्धांत कहता है हर व्यक्ति के वोट का मूल्य लगभग समान होना चाहिए, लेकिन संघीय राजनीति कहती है जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल हुए हैं उन्हें इसकी राजनीतिक सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यहीं से शुरू होता है असली नॉर्थ साउथ डिबेट, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत। विवाद आखिर क्या है? मान लीजिए किसी राज्य ने दशकों तक परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया, उसकी जनसंख्या वृद्धि कम रही। अगर भविष्य में सीटें केवल वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं, तो क्या उस राज्य की संसद में सीटों का प्रतिशत घट सकता है? इसके विपरीत जिन राज्यों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, उनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। यदि दक्षिण राज्यों की सबसे बड़ी चिंता है, दक्षिणी राज्यों का तर्क है हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया और राष्ट्रीय परिवार नियोजन लक्ष्य हासिल किए, अब हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों घटनी चाहिए? दूसरी ओर तर्क यह है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व वर्तमान नागरिकों की संख्या के अनुसार होना चाहिए, यानी एक तरफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन। लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ सकती हैं? इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है 2026 में पेश हुए संविधान संशोधन प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य हो सकते थे। इसका मतलब यह नहीं कि लोकसभा में 850 सीटें निश्चित हो चुकी हैं। 850 प्रस्तावित संवैधानिक अधिकतम सीमा थी,
वह सिर्फ एक प्रस्तावित संवैधानिक अधिकतम सीमा थी। सरकार के प्रस्ताव में लगभग 50% विस्तार की दिशा में 816 सदस्य लोकसभा का मॉडल भी चर्चा में आया था। इस मॉडल में वर्तमान 543 सीटों की तुलना में लगभग 273 अतिरिक्त सीटें होती। इसलिए यूट्यूब पर यह कहना कि लोकसभा में 850 सीटें पक्की हो गई हैं सही नहीं होगा। सही बात यह है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया था। किस राज्य को फ़ायदा हो सकता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर सीटों का पुनर्वितरण मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर होता है तो अपेक्षाकृत तेज जनसंख्या वाले राज्यों की सीटों से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से चर्चा में आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा में 80 सीटें हैं। देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण परिसीमन में इसकी सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। और दूसरे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में संभावित बड़े लाभार्थियों में शामिल है। जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटन होने पर बिहार की राजनीति की शक्ति काफ़ी बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान को भी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। और फिर आता है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। अंतिम सीट संख्या भी अभी तय नहीं है। वास्तविक संख्या परिसीमन की अंतिम पद्धति इस्तेमाल किए जाने वाले जनसंख्या आंकड़े और संसद द्वारा तय की गई ढांचे पर निर्भर करेगी। दक्षिणी राज्यों को क्या चिंता है? जब दक्षिण भारत की बात करते हैं, तमिलनाडु के पास वर्तमान में 39 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक के पास 28, केरल के पास 20, आंध्र प्रदेश के पास 25 और तेलंगाना के पास 17। इन राज्यों की चिंता यह है कि केवल जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बनाया गया तो उनकी कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी घट सकती है। लेकिन यहाँ 2026 के प्रस्ताव में जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि दक्षिणी राज्यों की कुल सीट संख्या भी बढ़ेगी, इसलिए केवल मौजूदा सीटों से तुलना करना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु को लेकर कहा कि राज्यों की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो सकती है और 816 सदस्य सदन में उसका हिस्सा लगभग 7.18% से 7.28 हो सकता है। इसलिए बहस केवल यह नहीं कि किन राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, बल्कि यह भी है कुल लोकसभा में उसके राज्य की हिस्सेदारी कितनी रहेगी। यही असली गणित है। क्या दक्षिण भारत की सीटें वास्तव में कम हो जाएंगी? इसका उत्तर सीधा हाँ या ना में देना गलत होगा, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहला, राज्य की सीटों की वास्तविक संख्या और दूसरा, लोकसभा में उस राज्य का प्रतिशत हिस्सा। किस राज्य की सीटें बढ़ सकती हैं? अगर दूसरे राज्यों की सीटें उससे भी तेज बढ़ती हैं तो क्या उसकी कुल प्रतिशत हिस्सेदारी घट सकती है? यही कारण है कि परिसीमन के बहस में केवल सीटों की संख्या नहीं बल्कि परसेंटेज शेयर को भी देखना जरूरी है। उत्तर भारत को राजनीतिक फ़ायदा क्यों हो सकता है? भारत में राजनीति में संख्या का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन लोकसभा में बहुमत के लिए सांसदों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। यदि भविष्य में उत्तर भारत के बड़े राज्यों की सीटें बढ़ती हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में इन राज्यों का सामूहिक प्रभाव बढ़ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पार्टी को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहां अधिक लोकसभा सीटें होंगी वहां चुनावी राजनीति का महत्व भी बढ़ेगा। यानी भविष्य में राजनीतिक दलों की रणनीति, चुनावी घोषणाएं और संसाधनों का वितरण भी बदल सकता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चिंता है सिर्फ सीटें नहीं। दक्षिण भारत की चिंता केवल लोकसभा सीटों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर संसद में राजनीतिक शक्ति जनसंख्या के आधार पर बदलती है तो क्या केंद्र से संसाधनों और नीतियों के बंटवारों पर भी इसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा? दक्षिण राज्यों का तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर उनकी लोकसभा हिस्सेदारी कम होती है तो उन्हें डर है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बीच अंतर बढ़ सकता है। यानी सवाल यह बन जाता है कि जिन राज्यों का आर्थिक योगदान ज़्यादा है, क्या उनकी राजनीतिक आवाज़ भी उसी अनुपात में होनी चाहिए? और यही बहस आने वाले वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। महिला आरक्षण से परिसीमन क्यों जुड़ा है? यहाँ एक और बड़ा मुद्दा आता है, महिला आरक्षण। 2023 के 106वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में
महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटों का आरक्षण प्रावधान किया गया, लेकिन इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। इसलिए परिसीमन केवल सीटों की संख्या बदलने का मुद्दा नहीं है, यह भारत की संसद में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन 2026 में सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। 2026 में केंद्र सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक बदलाव के लिए विधेयक पेश किए। प्रस्ताव में लोकसभा का अधिकतम आकार 850 तक बढ़ाने और परिसीमन से जुड़े नियमों में बदलाव की बात की थी, लेकिन अप्रैल 2026 में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर पाया। इसलिए प्रस्ताव में पास हो चुका कानून कहना गलत होगा। फिर भी बहस खत्म नहीं हुई है। अगस्त 2026 तक केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। यानी आने वाले महीनों में मुद्दा फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकता है। भारत के सामने सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल यह है, अगर हम पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटते हैं तो क्या होगा? लोकतांत्रिक समानता मजबूत होगी, लेकिन जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया वे कहेंगे हमें इसकी सज़ा क्यों मिली। अगर हम सीटों को पूरी तरह से पुराने अनुपात में बनाए रखते हैं तो क्या होगा? दूसरी तरफ कहा जाएगा कि क्या आज का मतदाता 1971 के जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व पाएगा? इसलिए भारत को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। समाधान क्या हो सकता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत इस समस्या को कैसे हल कर सकता है? संविधान नंबर 1, लोकसभा का आकार बढ़ाएं। सबसे व्यवहारिक रास्ता यह हो सकता है कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई जाएं। इससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है, लेकिन पुराने राज्यों की हिस्सेदारी अचानक बहुत कम न हो। समाधान नंबर 2, ट्रांजिशन फार्मूला। एक चरणबद्ध व्यवस्था बनाई जा सकती है, अर्थात एक ही चुनाव में बड़ा बदलाव करने की बजाय कई परिसीमन चक्रों में सीटों का पुनर्वितरण किया जाए। इससे राज्यों का अचानक राजनीतिक हिस्सा नहीं होगा। समाधान नंबर 3, पॉपुलेशन प्लस स्टेबलाइजेशन का संतुलन। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर एकमात्र आधार न हो। एक ऐसा संवैधानिक या वैधानिक फार्मूला बनाया जा सकता है जिसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और फेडरल बैलेंस तीनों को ध्यान में रखा जाए। हालांकि ऐसा फार्मूला बनाना संवैधानिक और राजनीतिक रूप से बहुत जटिल होगा। संविधान नंबर 4 की बात करते हैं, राज्यसभा को मजबूत बनाना। अगर लोकसभा में जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से बदलता है तो संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्यसभा की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यसभा को राज्य की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने वाली संस्था है, इसलिए भविष्य में लोकसभा जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा राज्यों के संघीय हितों को मजबूत सुरक्षा देता है। समाधान नंबर 5 है पारदर्शी परिसीमन। परिसीमन आयोग को राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखना चाहिए। इसके लिए GIS मैपिंग, डिजिटल पॉपुलेशन डाटा, पब्लिक कंसल्टेशन, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया और सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को क्यों बदली गई है, इसका स्पष्ट वैज्ञानिक और सार्वजनिक कारण होना चाहिए। क्या परिसीमन ने उत्तर दक्षिण की खाई को बढ़ा सकती है? अगर इस प्रक्रिया में राजनीतिक सहमति नहीं होती तो निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम है। एक तरफ उत्तर भारत कह सकता है हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिण भारत कहता है हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, आर्थिक विकास में योगदान दिया, इसलिए हमारी राजनीतिक शक्ति अचानक कम नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं। हमने जनसंख्या नियंत्रण किया और भारत जैसे विशाल संघीय देश में किसी एक पक्ष को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना लंबे समय में समस्या पैदा कर सकता है। असली सवाल यह है लोकतंत्र बनाम संघवाद। असल में परिसीमन का पूरी बहस 2 सिद्धांतों के बीच संतुलन की कहानी है। पहला सिद्धांत डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। अगर नागरिक के वोट का मूल्य लगभग समान होना चाहिए, हर एक नागरिक के वोट का मूल्य समान होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है फेडरल इक्वालिटी। भारत के अलग अलग राज्यों के हितों और उनकी राजनीतिक आवाज़ की भी रक्षा होनी चाहिए। भारत की चुनौती है कि इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी बनाए बिना कैसे साथ लेकर चला जाए। फाइनल कंक्लूजन क्या है?
तो दोस्तों, परिसीमन सिर्फ नक्शे पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का नाम नहीं है। यह तय करता है कि आने वाले दशकों में भारत की संसद में किस क्षेत्र की राजनीतिक शक्ति कितनी होगी। यह तय करता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक संतुलन कैसा रहेगा। यह महिलाओं के संसद में प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। यह राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह भारत के संघवाद की दिशा को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ हमारे सामने वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू है, और दूसरी तरफ क्या जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को राजनीतिक नुकसान होना चाहिए। और शायद इस पूरे विवाद का सबसे सही समाधान यही होगा कि भारत ऐसी परिसीमन व्यवस्था बनाए जिसमें जनसंख्या का सम्मान हो, जनसंख्या नियंत्रण को दंडित न किया जाए, राज्यों का संघीय संतुलन सुरक्षित रहे, महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और सबसे बढ़कर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो। क्योंकि परिसीमन पर का सवाल सिर्फ यह नहीं कि राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, असली सवाल है भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था को अगले 50 वर्षों में कैसी दिखाई देगी। और यही वजह है कि परिसीमन 2026 भारत की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों में से एक बन चुका है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या लोकसभा की सीटें बढ़ाकर उत्तर और दक्षिण दोनों को पर्याप्त सुनिश्चित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए? यह जनसंख्या के आधार पर पूरी तरह नया सीट वितरण होना चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।